मुइज़ के पेरेंट्स तो अपने इकलौते बेटे के लिए परेशान हैं कि वो किसी गरीब सी शादीशुदा लड़की के हाथों ट्रैप हो रहा है। वो अपने इकलौते बेटे को इस जाल में फंसा हुआ नहीं देखना चाहते क्योंकि उनकी फैमिली में पहले भी ये हो चुका है। मुइज़ के चचा को किसी लड़की ने दौलत के लालच में फंसा तो लिया, लेकिन जब उनके दादा ने चचा को दौलत से बेहिस्सेदार कर दिया तो वो लड़की छोड़ के चली गई और इसी गम में चचा ने अपनी जान दे दी। अब उन्हें यही डर है कि कहीं सेम हरकत मोइज़ के साथ न हो रही हो। मोइज़ की वालदा तो किरण से मिलने के लिए उसके ऑफिस भी चली जाती हैं, जहां सोबिया से उनकी मुलाकात होती है और फिर सोबिया से ये भी पता चलता है कि मोइज़ यूनिवर्सिटी से ही किरण को पसंद करता था। मोइज़ की माँ सोबिया से पूछती है कि क्या किरण भी मोइज़ को पसंद करती थी, तो वो साफ ही बता देती है कि नहीं, किरण की तो बल्कि लास्ट ईयर में शादी भी हो गई थी और उसका एक बेटा भी है। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी शादी 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चली और उसकी डिवोर्स हो गई। अब तो मोइज़ की वालदा को मज़ीद परेशानी हो जाती है कि मेरा बेटा न सिर्फ एक शादीशुदा डिवोर्स लड़की को बल्कि एक बच्चे की मां को पसंद कर बैठा है। उनको तो यही लगता है कि किरण ने जानबूझ के मोइज़ की मंगनी तुड़वा दी है, लेकिन सोबिया ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है और उनको बताती है कि किरण ने मोइज़ की मंगेतर को ये बात करते हुए सुन लिया था, इसीलिए उसने मुनासिब समझा कि 2 लोगों की बिला वजह ही जिंदगी खराब हो शादी के बाद। जिस तरह उसकी अपनी जिंदगी खराब हुई, तो इससे बेहतर है कि ये रिश्ता ही ना हो। इसीलिए उसने सारी सच्चाई मोइज़ को बताना जरूरी समझी। इधर मोइज़ को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता किरण की डिवोर्स से। हाँ, ये अलग बात है कि वो किरण के बेटे के बारे में नहीं जानता। किरण 2 बार उसको बताने की कोशिश भी करती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन मोइज़ कह देता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में किसी भी चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शायद यूनिवर्सिटी के ज़माने से अब तक वो मोहब्बत मेरे दिल में ही रही। हाँ, ये अलग बात है कि मैं शादी करने वाला था, लेकिन शायद ये शादी भी तुमसे ही दोबारा मुलाकात का बहाना थी और जब मैंने तुम्हें अपने सामने देखा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं नहीं चाहता कि अब फिर से देर हो जाए। काश यूनिवर्सिटी में ही तुमसे इजहार मोहब्बत कर लेता तो तुम्हारी शादी कहीं और होने ही नहीं देता। किरण की माँ उससे पूछती है कि क्या मोइज़ तुम्हारे बेटे शानी के बारे में जानता है, तो किरण बता देती है कि मैं जब भी बताने की कोशिश करती हूँ कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि पता नहीं मैं उसको बता ही नहीं पाती। इधर कबीर मामू को भी जब पता चलता है कि कोई लड़का किरण में इंटरेस्टेड है, तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर कौन है। किरण उसको बताती है कि आप मेरे साथ गए थे ना यूनिवर्सिटी में कार्ड्स लेने, तो एक लड़के को देख के आपने कहा था कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। कबीर मामू तो फौरन पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, उस लड़के की आंखों में तुम्हारे लिए इंतहा की मोहब्बत देखी थी मैंने। अगर तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे वालिद तय ना कर चुके होते ना, तो मैं तुम्हारी शादी कभी भी इस जगह होने ही ना देता और उसी लड़के से ही तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवा देता। अब किरण जब मामू का इतना कॉन्फिडेंस देखती है तो उसे तो यही लगता है कि मामू तो कभी भी मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकते और वो तो हमेशा मेरे लिए सिंसियर ही मशवरा देते हैं। तब उसका दिल भी बन जाता है कि वो मोइज़ को अपने बारे में कंप्लीट सच्चाई बता दे और शानी के बारे में जानने के बाद जो भी मोइज़ का फैसला हो उसमें किरण राजी होगी। इधर मोइज़ के घर वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये बात जानते भी हो कि वो लड़की डिवोर्स्ड है। मोइज़ बता देता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी उसकी माँ ये बताती हैं कि उसका बेटा भी है, क्या तुम्हें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब तो मोइज़ भी एकदम से चौंक जाता है क्योंकि उसने तो किरण के घर में कोई बच्चा नहीं देखा। वो तो जब भी किरण से मिलने जाता था तब किरण अकेली ही दिखाई देती थी। उसके इस तरह चौंक जाने के बाद उसके पेरेंट्स को यही लगेगा कि किरण ने जानबूझ के अपने बेटे को मोइज़ से छुपाए रखा। अब तो उन्हें किरण और भी ज्यादा गोल्ड डिगर लगने लग जाएगी और मोइज़ चुपचाप खाने के टेबल से उठ के अपने कमरे में चला जाता है। उसे समझ नहीं आती कि किरण से किस तरह ये बात कंफर्म करे। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से किरण उससे मजीद दूर चली जाए। इतने सालों बाद दोबारा उसकी मोहब्बत लौटी है, वो इसको अपनी जिंदगी से खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। लेकिन क्या वो किरण के बेटे को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता। दूसरी तरफ किरण अपनी बहन के साथ और शानी के साथ जिस मॉल में जाती है, वहीं सैफ भी पार्किंग में ही खड़ा होता है। इतने सालों बाद किरण को अपने सामने देखता है तो वो चौंक जाता है।
और फिर साथ शानी को देखता है जो कि इतना बड़ा हो चुका है, तो उसे यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा इतना बड़ा इस दुनिया में मौजूद है और मैं कैसा बाप हूँ कि मैं उससे मिला ही नहीं कभी। अब इन दोनों को देख के वो बेइख्तियार इनका पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि एक दो दिन पहले ही वो फरियाल को ये वादा दे चुका था कि मैंने तो जब से तुमसे शादी की है मैंने किरण को या अपने बेटे को मुड़ के देखा ही नहीं। मैंने तुमसे वादा लिया था ना कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, तो मैंने ये वादा कभी नहीं तोड़ा। मुझ पे एतबार करो। मुझे अपनी वही हंसती खेलती शरारती सी फरियाल वापस चाहिए और तुम्हें मुझ पे एतबार होना चाहिए कि मैं किरण के पास तो कभी भी वापस जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब जब वो किरण के साथ शानी को भी देखता है तो बेइख्तियार उनके पीछे पीछे चला जाता है और फिर किरण को यूं खुश और कॉन्फिडेंट देख के उसके दिल में एक अजीब सी इनसिक्योरिटी फील होती है कि जो लड़की कभी मेरे साथ घर बसाने के लिए भीख मांग रही थी, अब वो इतनी कॉन्फिडेंटली अकेली खुद अपने बच्चे को पाल रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? किरण की ये खुद एतमादी उसको बहुत ही पसंद आती है। दूसरी तरफ घर में रोती धोती फरियाल जो कि हर टाइम एक ही बात अब उसके सामने रिपीट करती रहती है और एक ही रोना रोती रहती है, उसके दिल से कब उतर जाएगी उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। वो किरण और शानी का मॉल में बहुत देर तक पीछा करता रहता है और उसका बस नहीं चलता कि शानी को जाके गले से लगा ले और उसको बताए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि इतने साल मैं तुमसे दूर रहा, जिसकी सजा मुझे खुदा से भी मिल रही है। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन वो ये सब करने की हिम्मत नहीं कर पाता। पर जब वो घर आता है तो माँ से इस बात का जिक्र करता है कि मैंने आज किरण के साथ शानी को मॉल में देखा। वो इतना बड़ा हो चुका है, मुझे तो एतबार ही नहीं हो रहा था। माँ कहती है कि किरण ने उसे अकेले ही पाला है, अब तो उस पर तुम्हारा कोई हक भी नहीं और ना ही अब तुम कोर्ट से उसकी कोई कस्टडी हासिल कर सकते हो। पर सैफ कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं अभी भी उसका बाप हूँ, वो मेरा बेटा है। मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी कानून नहीं। माँ कहती है कि मैं तो खुद भी उससे मिलना चाहती हूँ, पर ये बात करती नहीं थी कि बिला वजह फरियाल को बुरा लगेगा और वो यही समझेगी कि मैं तुम दोनों में नफरत पैदा करवाने के लिए ही किरण का या शानी का नाम लेती हूँ। पर सच बात तो ये है कि मेरा भी दिल तड़पता है शानी से मिलने के लिए और शानी के साथ साथ मैं मरने से पहले किरण से भी मिलना चाहती हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शायद उसकी ज़िंदगी बर्बाद करवाने में कहीं ना कहीं मेरा हाथ भी था। ये दोनों माँ बेटा यही बातें कर रहे होंगे कि पीछे से फरियाल खड़ी इनकी सारी बातें सुन लेगी और वो चीखती हुई कमरे में दाखिल हो जाएगी कि बस बिलाखिर भर दिए ना अपने बेटे के कान मेरे खिलाफ। पता नहीं इतने सालों आपने कंट्रोल कैसे रखा, अब तो आपको मौका मिल गया ना किरण की साइड लेने का और अपने बेटे को मेरे खिलाफ करने का। यही तो आप चाहती थी। मुझे और सैफ को एक साथ खुश नहीं देख सकती थी। जितने अरसे आप यहाँ नहीं थी हमें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी और हमारे दरमियान औलाद ना होने के बावजूद भी कोई दूरी नहीं थी। यहाँ आप आई हैं और हमारा घर तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ी हैं। पर सैफ अपनी माँ के साथ देते हुए किरण को चुप करवा देता है और पहली दफा जिंदगी में किरण से इतना रूडली बात करता है कि बस भी कर जाओ, तुम्हारी ये रोज की बकबक सुन के मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। मेरी माँ जितना तुम्हारे से अच्छे तरीके से बात करती है तुम उतना ही सर पे चढ़ती जाती हो। अब मैं मजीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने वाला। फरियाल भी आगे से कह देगी कि हाँ बिलाखिर अपनी माँ की बातों के असर में आ ही गए ना।